हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बिंदास बोल नंदिनी के साथ। आज के प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा गुरु जी से मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ज्योतिष है क्या। और देश और समाज में इस वक्त हम लोग कोरोना पैंडेमिक के दौर में हैं, तो ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। आचार्य जी, हमने आपको टेलीविजन चैनल पे देखा, यूट्यूब चैनल पे देखा, तो आखिर ज्योतिष है क्या? क्या ये गणित है? क्या ये कला है? आखिर क्या है? दुनिया में कोई भी विषय होता है, वह कला भी होता है, वो विज्ञान भी होता है। हर विज्ञान को पढ़ने के लिए कला की आवश्यकता है और हर कला को समझने के लिए एक विज्ञान की आवश्यकता है। ज्योतिष वस्तुतः जो दिख नहीं रहा है उसको जानने का विज्ञान है, जैसे भाग्य, जैसे शरीर, जैसे मन। ज्योतिष कोई साधारण विज्ञान नहीं है। इसका जिस तरीके से समाज में पहचान बनाई गई है, इंट्रोड्यूस हुआ है समाज में, कि इससे ये पता चल जाता है शादी कब होगी, इससे गाड़ी कब होगी, लेकिन ज्योतिष से कहीं बड़ा है। मन को समझने के लिए जो पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, मन को समझने के लिए 400 सालों से पूरी दुनिया में काम हो रहा है। ज्योतिष उसको समझने का एक अद्भुत विज्ञान है। हमारे थॉट प्रोसेस क्या है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, ज्योतिष को समझने के लिए बहुत बहुत अहम है, जिसकी ज़रूरत आज बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर डिपेंड करके हम पेरेंटिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से इससे मैनेज कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। तो ज्योतिष कुल मिला के एक विज्ञान है, एक नेचुरल और स्पिरिचुअल साइंस का कॉम्बिनेशन है, फिजिकल साइंस नहीं है ये। अच्छा, आपने कहा कि विज्ञान है, तो आजकल हम कोरोना पैंडेमिक के दौर में हैं और हम आसपास देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोरोना पूरे देश और दुनिया में पूरे लोगों से ग्रस्त है, हम सबकी जीवन बदल गया। तो आपको लगता है कि ज्योतिषी में भी कुछ इसका कोई प्रेडिक्शन था क्या? पहले से कुछ था आप लोगों को पता कि ऐसी कोई महामारी विश्व में आने वाली है? था, और दिसंबर में मेरे ही यूट्यूब चैनल पर मैंने इसको प्रेडिक्ट किया था। उससे पहले दीपावली पर एबीपी न्यूज़ में एक प्रोग्राम के दौरान मैंने इसको कहा था, और भी 2-3 लोगों ने इसको कहा था जिनकी मुझे जानकारी है। तो ऐसा नहीं है इसके बारे में नहीं कहा गया। अब इसका नाम, लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं वो बड़ी इम्प्रैक्टिकल होती हैं। किसी भी विज्ञान से उनकी अपेक्षाएं बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं। वो लास्ट लाइन जानना चाहते हैं जो कभी नहीं मिलती है। तो अब उसका नाम CORONA होगा, इसको कोविड-19 कहेंगे, ये तो प्रेडिक्शन नहीं थी। लेकिन एक महामारी फैलेगी, विषाणु फैलेंगे, वाटरबोर्न डिजीज फैलेंगे, ये तो बताया गया था। ये प्रेडिक्शन था। तो अब क्या प्रेडिक्शन है कि ये महामारी कब तक जाएगी देश दुनिया से? देखिए, महामारी तो लगभग खत्म होनी शुरू हो चुकी है। सितंबर तक आते आते ये कंट्रोल्ड है। कोई भी महामारी एकदम ख़त्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट मॉर्निंग वो महामारी नहीं होगी। जैसे इवन आप देख लीजिए, प्लेग है, कहीं ना कहीं किसी रूप में आ जाता है। कॉलेरा है, कहीं ना कहीं किसी रूप में आ जाता है। एक वक्त था जब कॉलेरा से हज़ारों लोग मरे। आज वो ऑर्डर ऑफ द डे है, जाते हैं डॉक्टर साहब के पास, दवाई लेते हैं, 2 दिन में ठीक हो जाता है। ऐसे ही निमोनिया था, एक वक्त में कितने बच्चों की जान निमोनिया से जाती थी। तो कोई भी जो महामारी होती है वह शरीर में अपना एक स्थान बना लेती है। बहुत धीरे धीरे वो ख़त्म होती है। वैक्सीन आती है, उसको ख़त्म करती है, लेकिन वो भी अल्टीमेट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वैक्सीन बच्चों को लगती रही, वो चीज़ें फिर उखड़ के अब आने लगी। टीबी देखिए, एक समय हम सोचते थे टीबी बिल्कुल नहीं है, वो उखड़ के आने लगी है। पोलियो के भी स्पॉटिक केसेस कभी ना कभी मिल ही जाते हैं, जबकि ये इंटरनेशनली डिक्लेयर हो चुका है कि पोलियो इज नो मोर। तो सितंबर तक तो वैसे ये कंट्रोल हो चुका है, लेकिन अब कुछ करनी कुछ कर्मगत, ये ज्योतिष कहता है। तो कर्मगत मतलब भाग्य ने तो हमें दे दिया कि सितंबर के बाद धीरे धीरे ये अक्टूबर तक आते आते कंट्रोल हो गया। और ये भी मेरी प्रेडिक्शन है, ये भी मैंने TV 9 पे भी कहा था, इंडिया न्यूज़ पे भी कहा था, मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे भी है। तो अब लोगों को थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर हम अपना ध्यान नहीं रखें और सब कुछ भाग्य पे छोड़ दें और कहें कि ये इसकी वजह से ख़राब हो गया, वो तो गलत है। क्या कुछ ग्रह नक्षत्र की दशा भी इसको प्रभावित करती है? क्या कुछ ऐसी ग्रह नक्षत्र की दशा जिससे लगता है कि अब वो सही होने वाली है? देखिए, इस वक्त जो स्थिति अभी चल रही है
वह स्थिति ये बताती है कि कुछ वाटर बाउंड डिजीज आएंगी, पानी से कुछ बीमारियां फैलेंगी, लेकिन अब कोरोना जैसी महामारी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब उन लोगों से बात कीजिए जिन्होंने गांव में ट्रेवल किया है, वहाँ उन्हें कोरोना के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स नहीं मिल रहे हैं। पूरी दुनिया में कुछ पॉकेट्स हैं पर्टिकुलर जहाँ कोरोना के पेशेंट्स मिलते हैं और वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी देखिए कि बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट की है कि मॉर्निंग में जो एक ही लैब से टेस्ट आया वो नेगेटिव है, थोड़ी देर बाद दोपहर में या शाम को वो पॉजिटिव है। एक मस्क करके एक बड़े फेमस पर्सनैलिटी है, एलॉन मस्क ऐसा कुछ नाम है उनका, उन्होंने अभी एक ट्वीट भी किया था, एक ही लैब एक ही नर्स से उनके 3 रिपोर्ट्स, तीनों चेंज डिफरेंस। बहुत सारे लोग इस बात को कंप्लेंट करते हैं कि जो ये रैपिड रिपोर्ट्स हैं ये कुछ कहती हैं, उसके बाद 3 दिन बाद स्थिति कुछ और हो जाती है। तो अभी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मेडिकल साइंस अभी बहुत क्लियर नहीं है इस बीमारी के बारे में। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन फ्लू है उसको भी कोरोना की श्रेणी में रख दिया गया है। क्वारंटाइन के लिए अभी कोई स्टैंडर्ड प्रिंसिपल नहीं है पूरी दुनिया में। मास्क को लेकर कोई बहुत स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स नहीं रहे, ठीक है ना। तो अभी सभी चीज़ें मैं कहूँगा कि एक फ्रॉम डार्क टू लाइट आ रही हैं, उसमें समय लगेगा, लेकिन फिर भी लोगों को अभी राहत है। जनवरी के बाद ये राहत और मिल जाएगी। गुरुजी, आपके पास ऐसे लोग आए इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान जिन्होंने कुछ ऐसा उपाय पूछा कि कोई रत्न पहना दीजिए, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे कोरोना टल जाए? देखिए, पैंडेमिक के दौरान तो मैंने बिल्कुल जो गवर्नमेंट नॉर्म्स थे स्ट्रिक्टली बाहर ताला लगा रहता था, कोई भी नहीं मिलता था। लेकिन हाँ, फोन्स पर बातचीत होती थी, लाइव शो के दौरान बातचीत होती थी। तो क्या लोग उपाय जानना जाते थे? मैं उन्हें काढ़ा बता देता था। काढ़ा बताते हैं। बहुत सिंपल से चीज़ है। आप अगर तुलसी ले रहे हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जायफल ले रहे हैं इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और दालचीनी उसमें डाल लेंगे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बाहर का भोजन बंद कर दीजिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो बेसिकली इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके सेल्स 130 ट्रिलियन सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, अगर वो सेल्स स्ट्रांग है तो कई बार ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी होती हैं। ये तो साइंस का भी उपाय है कि साइंस के थ्रू हम ऐसे करते हैं, लेकिन आपके ज्योतिष शास्त्र में ऐसा क्या है? जैसे लोग कहते हैं कि नग है, जो मंत्र है, उनका अपना कोई साइंटिफिक है? देखिए, ज्योतिष एक प्रॉपर साइंस की तरह काम करता है। फिजिकल साइंस नहीं है ये मैथमेटिक्स की तरह, लेकिन केमिस्ट्री भी मैथमेटिक्स की तरह नहीं है, मैथ्स बायोलॉजी की तरह नहीं है। हर साइंस का एक अपना एग्जिस्टेंस होता है, हर साइंस का अपना एक प्रोसेस होता है, काम करने का एक तरीका होता है। ज्योतिष के काम करने का तरीका अलग है। योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही चीजें देखनी चाहिए। रत्न कोई बहुत जरूरी नहीं है। मैंने बहुत रेयरली कभी रत्न किसी को सजेस्ट किया होगा तो किया होगा। मुझे मैं सामान्यतः रत्न नहीं करता। मैं जड़ी बूटी, धातु, व्यवहार में परिवर्तन स्वयं एक बहुत बड़ा उपाय है। भाई, आप फ्रिज का ठंडा पानी पिएंगे, बीमार पड़ेंगे। अगर आप वो व्यक्ति कहता है कि चंद्रमा कमजोर है मेरा, मैं कैसे ठीक रहूं, तो मैं उसको ये कहूंगा गुनगुना पानी पियो, फ्रिज का ठंडा पानी छोड़ दो। उसके लिए मोती पहनने की क्या जरूरत है? आपने ये बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोगों को ये भ्रम होता है कि वो कोई नग पहन लेंगे, कोई मंत्र कर लेंगे तो उससे वो ठीक हो जाएंगे। ये जो आपने बताया कि एक सटीक साइंस है, और अगर किसी का चंद्रमा कमज़ोर है तो आप कुछ ऐसे उपाय कर लिए साइंटिफिक, तो ये सारी चीज़ों से जब लोग सुनते हैं तो उनको लगता है कि आपका उपाय जिस तरीके से है वो ठीक है। मैं तो 10-20 सालों से यही बताता आ रहा हूँ। गुरुजी, लोगों ने एक धर्म को प्रोपेगेंडा बना दिया है। मैं कुछ लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपने देखा है कि लोगों ने एक दुकान खोल ली है धर्म के नाम पर। उनको लगता है कि कुछ भी करेंगे, फिर दान पुण्य कर देंगे, धर्म की शरण में जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे जो धर्म के नाम पे पाखंड कर रहे हैं? देखिए, ये लोग कुछ ज्यादा ही धूर्तता कर रहे हैं। या मूर्ख ऐसा करेगा या धूर्त ऐसा करेगा। एक बार की डुबकी लगाने से किसी के पाप नहीं धुलते।
दान पुण्य करने से, ऐसे दान पुण्य करने से किसी के पाप नहीं धुलते, और ना ही दान पुण्य करके आप पुनः पाप करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आपको कभी भटक गए तो उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। भटक कोई भी इंसान सकता है, लेकिन उसको फिर से आप रास्ते पे आए, पश्चाताप करें और सीधे रास्ते पे उसके बाद चले। ये है धर्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन एक तीर्थ गए और वहाँ आपने 100 लोगों को खिला दिया, या आप गलत काम कर रहे हैं लेकिन शाम को आप जो है दान कर रहे हैं, मंदिर घूम रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता। ऐसे लोगों को ना कोई पुण्य मिलता, ना किसी पाप से कोई मुक्ति मिलती है, और परिणाम भुगतते हैं, और उसमें कोई ज्योतिष मदद कर नहीं सकता। ये भी मैं बता रहा हूँ, ना कोई नग पहनने से ये ठीक हो सकते हैं। इन्हें अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा और पाप से पुण्य की ओर जाना पड़ेगा। आजकल लोगों की धर्म के प्रति आस्था बहुत बढ़ती जा रही है और पाखंड भी बहुत बढ़ता जा रहा है। तो लोग कैसे अंतर कर पाए कि एक तरफ तो वो सोचते हैं कि हम सही व्यक्ति की शरण में जा रहे हैं, और दूसरे 4-5 साल बाद पता चलता है कि वही व्यक्ति जिसकी शरण में हम जा रहे थे तो वो तो बिल्कुल धार्मिक रहा ही नहीं। तो आजकल इस तरह के जो समाज में पतन हो रहा है, धर्म की आड़ में हो रहा है, वहां पे आप क्या देखते हैं? देखिए, ज्यादातर लोग जो धर्म की शरण में जाते हैं, दरअसल धर्म की शरण में नहीं जाते हैं। ज्यादातर लोग वो भय या लालच से जुड़ते हैं। वो कर्म की उन्नति के लिए, व्यक्तित्व की श्रेष्ठता के लिए धर्म से नहीं जुड़ते हैं। आप उनसे जाकर पूछ लीजिएगा। वो इसलिए जुड़ते हैं सब ठीक ठाक रहे उनके घर में। वो इसलिए जुड़ते हैं कि उनका जो भय है उससे वो मुक्त रहें, व्यापार बढ़ जाए उनका। इसका धर्म से क्या मतलब है? धर्म की शरण में वो जा ही नहीं रहे हैं। धर्म से या अध्यात्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो एक व्यक्ति के पास जा रहे हैं और उससे उनका लालच जुड़ा हुआ है, सीधा सीधा। अच्छा, कोई व्यक्ति जब लालच के वजह से जा रहा है, कुछ खरीदने जा रहा है, तो उस खरीदने का मूल्य उसे देना पड़ेगा। वो जा ही क्यों रहा खरीदने के लिए? धर्म के मार्ग पर तो कुछ खरीदना बेचना होता ही नहीं है। वो तो प्रेम के संबंध है, वो तो आस्था के संबंध है। वो आस्था नहीं है एक्चुअली, जिसे हम समझते हैं ना आस्था, वो भय है उनका। भय से वो मंजीरे बजा रहे हैं, भय से वो ताली बजा रहे हैं। अगर वो भय खत्म हो जाएगा तो भगवान से प्रेमवश कभी भी नहीं मिलने जाएगा। दूसरा एक दो प्रश्न और पूछेंगे हम आपसे। आचार्य जी, आजकल जितना लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हैं, ज्योतिष की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और उतना ही वो साइंस को भी मान रहे हैं, लेकिन जब साइंस की बात करते हैं तो उसके बाद उनका मेल ज्योतिषी से नहीं खाता, क्योंकि हमेशा हम एक तरफ तो वो इलाज करवाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ वो सोचते हैं कि तंत्र मंत्र ये सब भी कर ले। तो दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। देखिए, मेरा विषय चूंकि तंत्र है नहीं, मैं इससे दूर ही रहता हूँ। लेकिन ज्योतिषी में तो लोग यही समझते हैं कि आपने नग की बात कर दी, आपने कोई मंत्र दे दिया तो वो सारी चीजें पूरी हो गई। कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो जाती है जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है। अब ऐसे में मोती पीस के चाहे खा लो, चाहे उसे हाथ में पहन लो, दवा है। लेकिन एक आम व्यक्ति तो नहीं समझ सकता कि समझाना कैल्शियम हम की लोगों कमी को हो जाती चाहिए। है। हम लोग समझाना नहीं चाहते, सारी बात ये है। अच्छा, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आए तो आप ये प्रेफर करेंगे कि वो कैल्शियम की टैबलेट खा ले या नग पहन ले? मैं तो विटामिन समझ पाएगा? मैं तो कैल्शियम और विटामिन डी खिलाता हूँ उसको। उसके समझ में आता है? हाँ, उसको पूरे रीजंस के साथ बताना चाहिए हमें। ये हमारा फर्ज बनता है। लोग हमको इतनी इज्जत देते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमको प्रभु की कृपा से अगर कुछ भी मिला है प्रभु की कृपा से मिला है। कोई मनुष्य किसी को प्रणाम नहीं करना चाहता। हम लोगों के लिए वह सर नवाता है। सोचिए कितना बड़ा ओहदा देता है हमको। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर कोई अपने ऊपर भी परेशानी लेनी पड़े, तब भी वो परेशानी लेकर हम उसको सन्मार्ग दिखाएं। ये हमारा कर्तव्य है। और नहीं तो हमको पाप की सजा सामान्य लोगों के पाप की सजा से ज्यादा मिलती है। ये यास्क मुनि बहुत स्पष्ट लिख के गए हैं। गुरुजी, आप कैसे बता पाते हैं कि इस राशि का राशिफल ये है तो ये उपाय करना चाहिए, ये उपाय करना चाहिए? हर राशि के उपाय अलग अलग होते हैं, तो वो कौन सा, किस तरीका का साइंस है? 2 चीजें हैं उसमें। देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि हम विज्ञान को विषयों से ना जोड़ें। ये भारत में एक बहुत गलत ट्रेंड है। फिजिक्स भी एक विज्ञान है, साइकोलॉजी भी एक विज्ञान है,
पॉलिटिकल साइंस भी एक विज्ञान है, इकोनॉमिक्स भी एक विज्ञान है, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। विज्ञान केवल विषयों से जुड़ा नहीं होता है, विज्ञान एक एटीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड होता है, एक सोच का तरीका है। यानी अगर कोई चीज तर्क आधारित है, और तर्क का यहां मतलब केवल दृश्य आर्ग्यूमेंट पे नहीं है, केवल सीन आर्ग्यूमेंट्स पे नहीं है, अनसीन आर्ग्यूमेंट्स पर भी है। तो अगर कोई कहीं ऐसा आपके पास कोई लॉजिक है, तो उस लॉजिक को साइंस बोला जाएगा। उस लॉजिक वाले व्यक्ति का दिमाग साइंटिस्ट उसको बनाता है, विषय साइंटिस्ट नहीं बनाता है। फिजिक्स का टीचर होना, फिजिसिस्ट होना अलग बात है। तो अब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, तो हमने उसको मान लीजिए हॉरोस्कोप में उसके सर्टेन प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस हैं। हमने ये देखा ये स्ट्रेस बहुत लेता है, ठीक है। स्ट्रेस लेके हमने देखा कि इसका जो बाउल मूवमेंट है वो भी अच्छा नहीं है, गैसेटिक बॉडी हो गई। गैसेटिक बॉडी वाला स्ट्रेस लेगा तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी। अब जहां दवाइयों का विषय है वो डॉक्टर साहब का विषय आ जाता है, वो फिर मेरा विषय नहीं रहता। मेरा विषय क्या आएगा? उसको कहूं कि प्रभु पे भरोसा करो और सब कुछ भूलो, अपना काम करते रहो, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई, और नहीं हो रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, हर इच्छा पूर्ण हुई। तो मेरा फर्ज यह बनता है कि मैं उसे कूल करूं, काम करूं। उससे क्या होगा कि उसका जो बाउल मूवमेंट है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं वो ठीक होंगे और उसका हार्ट ठीक रहेगा। मतलब आस्था और विश्वास दो बड़ी चीजें हैं जो आपको एक मेंटली बहुत प्रिपेयर करती है। और ये भी साइंस है, आस्था भी साइंस है। वो लोग समझ लें इस चीज को जो आस्था को साइंस नहीं मानते। इसे अंग्रेजी में प्लेसिबो इफेक्ट बोला जाता है। पूरी मेडिकल सिस्टम इस पर डिपेंड करता है, प्लेसिबो इफेक्ट। अगर आपको आपके डॉक्टर पर घोर अविश्वास है तो उसकी दी हुई दवा कामयाब नहीं होगी, और वही दवा कोई और ऐसा व्यक्ति देगा जिस पर आपको घोर विश्वास है, वही दवा कामयाब हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड प्लेसिबो इफेक्ट। तो आस्था जो है प्लेसिबो इफेक्ट है। गुरुजी, आपसे आज बातचीत हो रही है तो जो लोग आपको देख रहे हैं कोरोना पैंडेमिक के दौर में, वो क्या उपाय करें जो उनके लिए ये फायदा हो? देखिए, एक तो जंक फूड ज्यादा मत खाइए। दूसरी चीज, अपने जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसे स्ट्रांग रखिए। तो दिन में कई बार गहरी सांस लेना, खूब फुलाइए अपने लंग्स को और फिर धीरे से छोड़ना। ये कई बार कीजिए, दिन में कम से कम 40-50 बार कर लीजिए। कपूर सूंघा कीजिए, और काढ़ा जो मैंने अभी शुरू में बताया था वो काढ़ा पी लिया कीजिए। थोड़ा सा चल फिर लिया कीजिए। सूर्य की रोशनी में थोड़ी देर धूप में बैठ जाया कीजिए। विटामिन डी की कमी बॉडी में मत रहने दीजिए। कैल्शियम की कमी बॉडी में मत रहने दीजिए। विटामिन डी कम होगा तो कैल्शियम आपको पचेगा ही नहीं। जब कैल्शियम नहीं पचेगा आप वीक होते चले जाएंगे। तो जिंक का सेवन या ऐसी चीज़ें जिसमें जिंक होता है उसका सेवन ज़रूर करें। फ्रेश चीज़ें खाएं, जंक फूड बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये छोटी सी चीज़ें हैं। इसके अलावा अभी तो देखिए बाकी कोई चीज़ आई नहीं है, तो आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखते हैं, आपको पेंडेमिक टच नहीं करेगा। और कितनी बार टच भी कर गया होगा पता भी नहीं है अभी आपको या मुझको। अच्छा गुरुजी, एक आखिरी प्रश्न ये कि जो राजनेता है, जो देश को चलाते हैं और लोगों को एक मैसेज देते हैं, उनको लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए एक अच्छा स्वस्थ अच्छा भारत बनाने के लिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वक्त है, जो मुझे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, वो लगता है यूथ का डेवलपमेंट। बहुत बड़ी संख्या में भारत में इस वक्त युवा है, और ये पॉपुलेशन डिविडेंड रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में मिलता है देशों को। हमारे पास ये अभी है और बहुत लंबे समय तक नहीं है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत लंबे समय तक नहीं है। 15 से 20 साल है मैक्सिमम। इस डिविडेंड का इस्तेमाल यदि गवर्नमेंट करती है, इस पॉपुलेशन को प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर देती है, तो हम ज़बरदस्त पावर बन के उभरेंगे। तो यूथ सेंट्रिक पॉलिसीज़ इस वक्त गवर्नमेंट को लानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमें कुछ ऐसे उत्पादों पर फोकस करना पड़ेगा जिसमें हम इंडिपेंडेंट हैं। हम उन चीज़ों पर फोकस कम करें जिन पर हम इंटरडिपेंडेंट हैं, और जो बहुत आवश्यक चीज़ें हैं देश के लिए जिसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं, वहाँ गवर्नमेंट्स को कोशिश करनी हो
वो इंडिपेंडेंट हों। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है शिक्षा, एजुकेशन। लेकिन अभी एजुकेशन में बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है। अच्छी एजुकेशन पॉलिसी है, लेकिन अभी वो ग्राउंड लेवल पर कैसे काम करती है, और इसमें स्टेट्स और सेंटर को मिलकर काम करना होगा। हम अलग अलग एजेंडा से चलेंगे तो नुकसान उसी यूथ का हो जाएगा जो इस देश को अब बनाने वाला है। तो मेरे विचार से अगर इधर काम करे गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंट्स मिल के काम करें, स्टेट गवर्नमेंट्स भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बेहतर होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया। तो आप थे हमारे साथ गुरुजी पवन सिन्हा, जिन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी, और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कि हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म क्या है। तो सनातन एक जीवन पद्धति है, और कट्टर हिंदू शब्द हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं, तो वो भी, उसको भी एक क्लैरिटी दी। और कोरोना पैंडेमिक के दौर में है, हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी कोरोना पैंडेमिक के दौर में बहुत बढ़ गई है, तो वो सब भी बताए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी प्रोग्राम में किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात होगी। आप देखते रहिए बिंदास बोल नंदिनी के साथ।